हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। और इससे पहले आपने अगर आप सारे पार्ट्स को नहीं देखा है तो आपको उसमें ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है, पॉलिटी भी पूरा कंप्लीट कराया जा चुका है। इसके बाकी पार्ट्स आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग का बायोलॉजी, यहाँ पे बायोलॉजी के भी कुछ पार्ट्स कराए जा चुके हैं। सारे वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो इसमें हम लोग बात करने वाले पादप क्रिया विज्ञान। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं जो कि हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको पेड कोर्सेज़ के बारे में आपको बता दूं। देखिए, हमारे एप्लीकेशन पे पेड कोर्सेज़ चलता है बिहार एसआई प्री के लिए, जहां पे आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती है और ये मंथली बेसिस पे हमारा कोर्स चलता है। अगस्त मंथ का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। पूरे एक महीने यानी हर 2 दिन पर आपको एक ऑनलाइन टेस्ट मिलता है, फुल मॉक टेस्ट 100 क्वेश्चन के साथ, बिल्कुल एग्जाम्स के पैटर्न पर 15 टेस्ट मिलेगा। और साथ में आपको हैंड राइटिंग नोट्स दिए जाते हैं। करंट अफेयर्स आपको डेली कराया जाता है और टॉपिक का टेस्ट भी किया जा रहा है, यानी कि अलग अलग टॉपिक्स पे जो मैंने आपको नोट्स दिया उसी टॉपिक पे टेस्ट भी हो रहा है। तो अगर आप इस बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं तो 149 के साथ आप इस बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लीजिए, जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया। साथ साथ अगर आप व्हाट्सएप पे भी टेस्ट देना चाहते हैं तो इस सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। जस्ट 49 आपको पे करना होगा इस नंबर पर, और गूगल पे या फिर फ़ोनपे करने के बाद स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पर आप सेंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम क्या है? पादप क्रिया विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश संश्लेषण, श्वसन और वृद्धि, ये सभी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। जो भी पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए वो हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट्स कह रहा है कि इथिलीन गैस फल पकाने में प्रयुक्त होता है। देखिए, एक होता है एसिटिलीन और एक होता है इथिलीन। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इथिलीन की, तो ये कह सकते हैं कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम रूप से फलों को पकाने वाला गैस होता है। जबकि अगर आपसे पूछ ले कि प्राकृतिक रूप से फलों को पकाने वाला गैस का नाम क्या है, तो वहाँ पे हम लोग एसिटिलीन को कहते हैं। ठीक है, एसिटिलीन को। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। ऑक्सिन, जैसे कि पादप क्रिया जो विज्ञान है, इसके अंतर्गत हम लोग पादप के बहुत सारे हार्मोन होते हैं, बहुत सारे तरह के हार्मोन होते हैं। तो यहाँ पे एक होता है ऑक्सिन हार्मोन। तो ऑक्सिन भी एक प्रकार का पादप हार्मोन है। और अगर हम बात करें ऑक्सिन का कार्य क्या होता है, जैसे कि पौधे के विकास के लिए आवश्यक होता है, तने की वृद्धि में सहायता करता है, साथ ही साथ जड़ की वृद्धि को नियंत्रित भी करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं इसके। तो फिलहाल यहाँ पे आपको इतने इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। अगला पॉइंट्स कह रहा है कि मरुद्भिद, जैसे मरुद्भिद की अगर हम बात करें, जो मरुस्थल में उगने वाले पौधे होते हैं उनको मरुद्भिद कहा जाता है। इंग्लिश में इसी को ज़ेरोफाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधे, यानी रेगिस्तान में उगने वाले पौधे कह सकते हैं, शुष्क वातावरण में उगने वाले पौधे होते हैं ज़ेरोफाइट। ठीक है, अधिपादप, अधिपादप को अक्सर इंग्लिश में लिखा जाता है, जिसको एपीफाइट्स कहते हैं। ठीक है, एपीफाइट्स पौधे यांत्रिक सहयोग के लिए एक दूसरे पौधे पर निर्भर करते हैं। और अधिपादप वैसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती रहती है, वहाँ पर इस टाइप के जो पौधे होते हैं वो उगते हैं। यांत्रिक सहयोग के लिए, यानी सपोर्ट के लिए, कह सकते हैं सपोर्ट के लिए एक तरह से वो दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पौधे में कार्बनिक पदार्थों का परिवहन जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है, या कह सकते हैं खाद्य पदार्थों का जो परिवहन होता है पौधे में फ्लोएम के द्वारा होता है। जबकि जाइलम, जो आपको पता है कि जल का एक दूसरे से दूसरे जगह पर पहुंचना जल के द्वारा होता है। अनेक स्थानों पर पौधे के विभिन्न भागों में जाइलम के द्वारा जल का होता है। ठीक है, स्टोमेटा, स्टोमेटा को हम लोग हिंदी में छिद्र के या फिर रंध्र कहते हैं। ठीक है, रंध्र के नाम से जाना जाता है। स्टोमेटा क्या होता है? सूक्ष्म छिद्र होते हैं। जैसे पत्ती को अगर आप जूम करके देखोगे, अगर माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए पत्तों को, तो उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और वो क्या करते हैं, उन्हीं को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं, या फिर इसको हम लोग रंध्र कहते हैं हिंदी में। पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं। ठीक है, यानी पत्तियों पर पाए जाते हैं और उसी के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः रंध्र के द्वारा ही होता है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर पौधे में ज़्यादा जल हो जाता है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा ही एक्स्ट्रा जल को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, पौधों का जड़, बीज और पत्ती भाग श्वसन में भाग लेता है। यानी श्वसन में कौन कौन जड़, बीज, पत्ती ये सभी भाग लेते हैं। पौधों का आहार कारखाना पत्तियों को कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण में ही जो मुख्य भूमिका निभाई जाती है पत्तियों के द्वारा ही निभाई जाती है, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। तो इस तरह से हम कहते हैं। ठीक है, पत्तियों को हम ये भी कह सकते हैं पौधों का रसोई घर भी कहा जाता है, ये आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि 2 अनाज की फसलों के बीच फलीदार पौधे को उगाने से मिट्टी में नाइट्रोजन की क्षतिपूर्ति होती है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि मिट्टी में नाइट्रोजन की क्षतिपूर्ति, जो भी नाइट्रोजन ख़त्म हो चुका है, यानी नाइट्रोजन की कमी हो गई है, क्षति हो गई है, उसकी पूर्ति के लिए क्या किया था कि 2 फसलों के बीच,
ठीक है। 2 अनाज की फसलों के बीच फलीदार पौधों को उगाना होता है। तो अनाज की फसल तो आपको पता ही है, जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, इनके बीच फलीदार पौधे की अगर हम बात करें तो फलीदार पौधों के अंतर्गत जैसे दाल हो गया, ठीक है, दाल। तो हम ये कह सकते हैं जैसे मटर के बाद, ठीक है, मटर के बाद धान, गेहूँ या फिर जौ की फसलें उगानी चाहिए, लगानी चाहिए। आपको ये पता होगा, अगर आप खेती वगैरह करते होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे फलीदार फसल, तो एक्चुअली फलीदार फसल क्या करते हैं, फलीदार फसल वायुमंडल में नाइट्रोजन के संतुलन को बनाए रखती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि पौधों में तत्वों की कमी से होने वाले रोग और लक्षण क्या क्या होते हैं, ठीक है। एक तरफ तत्वों की कमी है और दूसरी तरफ रोग और लक्षण दिए गए। जैसे गाजर में कैविटी स्पॉट की बात करें तो गाजर में कैविटी स्पॉट किसके कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण। चुकंदर में जो हार्ट रॉट है ये बोरॉन की कमी के कारण। धान का खैरा रोग, ये बहुत बार पूछा गया, धान का खैरा रोग जस्ता के कारण। मटर में मार्स रोग मैग्नीज के कारण। आम एवं बैंगन में लिटिल लीफ जो रोग होता है वो भी जस्ता की कमी के कारण होता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। आलू का ब्लैक हार्ट जो रोग होता है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि नींबू में डाइबैक रोग जो होता है तांबा के कारण होता है। और फूलगोभी का ब्राउनिंग बोरॉन के कारण। आंवले में निक्रोसिस बोरॉन के कारण। तो ये सभी आपको याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि पादपों में जेडिन की आवश्यकता होती है। जेडिन यानी कि जिंक की आवश्यकता होती है क्योंकि यह पर्णहरित को सक्रिय करता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें लोमी मिट्टी, ठीक है, लोमी मिट्टी पौधों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आप पढ़ सकते हैं, प्याज का खाद्य अंश जो होता है वो तना होता है। देखिए तना से अगर हम बात करें तो तना के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपको याद रखना है। अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है कि तना वाले जो पौधे या फिर फसल है वो कौन कौन सी है। तो मेनली हम याद रख सकते हैं हल्दी, केसर, आदि, आलू, प्याज, ये सभी के सभी क्या है, तना अंश वाली फसल होती हैं, ठीक है, या फिर पौधे होती कह सकते हैं। तो इनको आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे याद रख सकते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है कि पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है। ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है। तो जिसको हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं और इस इंग्लिश में इसको स्टिग्मा कहा जाता है, ठीक है, वर्तिकाग्र। चलिए अगला पॉइंट देखिए, स्टार्च का पता हम लोग कैसे पता करते हैं। तो खाद्य पदार्थों पर आयोडीन की 2-3 बूंद डालने पर नीला काला रंग प्राप्त होता है या फिर प्रदान होता है, तब हम कहते हैं कि जो स्टार्च की उपस्थिति को इंगित करता है। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि स्टार्च का पता लगाने के लिए किसका हम लोग यूज़ करते हैं, तो आयोडीन, ठीक है, आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिए, दूध में प्रभावी रूप से उपस्थित कार्बोहाइड्रेट कौन होता है, लैक्टोज होता है। अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दूध में कौन सा प्रोटीन होता है। प्रोटीन का नाम क्या है, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को हम लोग केसिन के नाम से जानते हैं, ठीक है, केसिन। और केसिन के कारण ही दूध जो होता है वो सफ़ेद होता है, ध्यान दीजिएगा, सफ़ेद होता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि दूध का रंग हल्का पीलापन क्यों होता है, तो कैरोटीन के कारण हल्का रंग पीला होता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अब कुछ है नहीं, जो भी हमने अंडरलाइन किया उसी पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बाकी आप पढ़ते रहेंगे, उसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यूरिया एक नाइट्रोजनी उर्वरक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाके। यूरिया में अधिकतर लगभग कह सकते हैं 46%, लगभग 46% यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ऑक्सीजन का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण में नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए मेनली आपको पता होता है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, हरित लवक, और जो पौधे जो होते हैं जड़ से जल ले लेते हैं, ठीक है, यानी जल की आवश्यकता वहाँ पे पड़ती है। सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, हरित लवक जो क्लोरोफिल उसमें होता है हरित लवक में, और H2O चाहिए यानी कि जल चाहिए। और इन सभी की क्रिया के बाद पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं और हमें जो मिलता है वो ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, ऑक्सीजन हमें मिलता है। अब अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ऑक्सीजन हमें मिलता है वो कहाँ से आता है, किस अणु से हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो जल के अणुओं से ऑक्सीजन आती है, ये ध्यान रखिएगा, जल के अणुओं से ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है किस में होती है, पत्तों में होती है, ठीक है, पत्तों में ही होती है क्योंकि पत्तों में ही तो क्लोरोफिल होता है, पत्तों में क्लोरोफिल होता है। अब एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि पत्तों में क्लोरोफिल होता है तो क्लोरोफिल में कौन सा धातु पाया जाता है, जल्दी से कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 गैस अवशोषित किया जाता है। जो पौधे होते हैं वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैसों को जो कि अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हमें ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा सूर्य की प्रकाश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट की रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, यानी प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कह रहा है कि पौधों में जियोट्रॉपिक प्रतिक्रिया ऑक्सीजन के कारण होती है। और लास्ट पॉइंट पढ़ सकते हैं कि पेड़ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के कारण रात में पेड़ के नीचे सोना उचित नहीं है। ये क्वेश्चन भी आपने अक्सर पूछा होगा कि रात में पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण यही होता है कि रात में जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, इस वजह से रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा कुछ था नहीं, इसमें जितने भी पॉइंट्स थे हम लोगों ने कवर कर लिए और एक्स्ट्रा जो नॉलेज आपको जानने चाहिए थे थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपके पास ये बुक है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ पढ़िए और अपने बुक्स रिवीजन कीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, तो बाकी अगर आप पेड कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको हर टॉपिक से साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जा रहा है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा हमारे एप्लीकेशंस की, आप डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने डाउनलोड किया तो स्टोर सेक्शन में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको अगस्त मंथ का कोर्सेज दिख जाएगा, जाके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।